इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज अ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज सो दैट व्हेन सम अदर चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस रीजन वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। कैसे? जैसे मान लो एक चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चार्ज Q रखा है ये, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है? ये एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ असर है ये किसका? इस पॉइंट पर बाकी सभी चार्जेस जो होंगे इस रीजन में, जो भी चार्जेस हैं अदर देन दिस Q चार्ज, इस पॉइंट पर चार्ज Q रखा है और जो बाकी चार्जेस होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं, बाकी जो चार्जेस प्रेजेंट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो इस पॉइंट पर बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है? इधर। तो इस चार्ज Q पर दिस चार्ज Q विल एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू QE। अब ये चार्ज अगर माइनस Q होता तो फोर्स किधर हो जाती? F इज इक्वल टू माइनस QE। इससे क्या समझे कि जो प्लस Q चार्ज पर तो जब फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से, बाकी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज Q पर फोर्स लगी E की डायरेक्शन में। F भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो F की डायरेक्शन क्या है? जो E की डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स F लगी। तो और अगर नेगेटिव चार्ज यहां रखा था और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे था ड्यू टू अदर चार्जेस, तब इस पे फोर्स कहां लगेगी? ऑपोजिट टू द E वेक्टर। ये माइनस QE हो गया ना, तो जो E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में F लगी। अगर माइनस Q होगा, प्लस Q होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ E लगी, और माइनस Q होगा तो अवे फ्रॉम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ E। तो ये चीज हुई। अच्छा, अब इसी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है। इसका चार्ज मान लो प्लस E है, प्लस E, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, और ये कितने रीजन में है? मान लो ये L रीजन में है, यहां तक है L रीजन में। यहां पर इस प्लस E इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वन कूलम प्लस चार्ज है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब इसको यहां वेलोसिटी दे दी U। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें पूछ लिया कि बताओ कि इसका कैसे, 3 पाथ्स दे दिए। एक पाथ ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, 1 2 3 4 5। तो पूछ लिया कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो इसमें फोर्स क्या लग रही है? फोर्स लगेगी QE। फोर्स किसके बराबर लगेगी? QE। अभी हमने पढ़ा, तो जो अब ये प्लस था तो डायरेक्शन ऑफ E जो है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स कहां लग रही है? नीचे की साइड। ये फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है तो अब ये कांस्टेंट फोर्स है ना, QE इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, और एक रिजल्ट हम याद रख सकते हैं कि जब भी अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल पे, तो उसका मोशन जो है या तो स्ट्रेट लाइन होगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि स्ट्रेट लाइन हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो। स्ट्रेट लाइन हो सकता है पाथ, और प्रोजेक्टाइल मोशन कब? जब फोर्स इज कांस्टेंट। व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग,
देन इट कैन टेक टू पाथ्स, स्ट्रेट लाइन एंड प्रोजेक्टाइल। स्ट्रेट लाइन कब होगा? स्ट्रेट लाइन तब होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो या एंटी पैरेलल हो। u 0 हो या पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। पैरेलल एंटी पैरेलल किसके? टू फोर्स। तो अब अगर मान लो फोर्स इधर एक्ट कर रही है, अब इसकी वेलोसिटी या तो 0 थी या कुछ पैरेलल थी, मान लो 4 मीटर पर सेकंड थी पैरेलल टू दिस फोर्स वेक्टर, तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। या ये 4 मीटर पर सेकंड मान लो एंटी पैरेलल थी फोर्स वेक्टर के, तो भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे दे दें, इफ u is given at some angle, given at some angle, कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? विद फोर्स वेक्टर। यहां भी तो फोर्स वेक्टर के पैरेलल एंटी पैरेलल थी, तो फोर्स वेक्टर के किसी एंगल पे अगर वेलोसिटी है कांस्टेंट फोर्स वेक्टर के, तो फिर उसका पाथ पैराबोलिक होगा। जैसे हमने देखा था कि एक बिल्डिंग से अगर पार्टिकल को ऐसे थ्रो करो या ऐसे करो, तो इसमें फोर्स कहां लग रही थी? m मास है मान लो, तो mg डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है? प्रोजेक्टाइल। ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये होगा तो ऐसे चला जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल कब होता है? व्हेन u इज गिवन एट सम एंगल टू दी कांस्टेंट फोर्स वेक्टर। अब यहां पे कांस्टेंट फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल तो है नहीं इस फोर्स वेक्टर के, तो कैसा पाथ होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। और सेकंड चीज ये नोट करनी है कि जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल तो होगा, एंड इट विल ट्राई टू अलाइन विद फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो ये ऐसे जाएगा। प्रोजेक्टाइल तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसे गया क्योंकि F किधर है? ऐसे है डायरेक्शन F का, तो इसमें ये अलाइन होना चाहेगा, इसकी डायरेक्शन में आना चाहेगा। इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता, बस इसी में आके और पैरेलल होना चाहेगा। फाइनली कैसा होगा? फाइनली शुड बी, इट वांट टू बी पैरेलल टू F वेक्टर। तो F वेक्टर के पैरेलल, तो इस हिसाब से प्रोजेक्ट ये पार्ट तो हो नहीं सकता। अब ये फोर्स कहां लग रही है? इस पे QE फोर्स नीचे लग रही है, तो पाथ कैसा होगा? QE पाथ कैसा होगा? पाथ जो है ये 2 को ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे। 3 को अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ये भी नहीं होगा, ये वाला पाथ होगा। तो फाइनली ये F वेक्टर के पैरेलल आना चाहेगा ऐसे। तो दिस पाथ इज करेक्ट। ऊपर तो जा ही नहीं सकता, फोर्स इधर लग रही है। फोर्स प्रोजेक्टाइल होगा पहली बात तो ये, बिकॉज एंगल पे है, और फिर फोर्स वेक्टर के पैरेलल आना चाहेगा, तो ये पाथ बनेगा। अच्छा, अब इसमें करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन कर देते हैं कि ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी एल रीजन में, और ये प्लस E को मैंने यहां पर वेलोसिटी u दे दी। तो अब पूछा गया है कि जब ये, अब पाथ तो पता चल गया, हमें ऐसे फॉलो करना है इसको, ऐसे पाथ। तो अब पूछा गया है कि फाइंड टाइम t व्हेन इट रीचेस L हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब जो L कवर कर ले तो कितने टाइम में करेगा। एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस या कवर्स L हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तीसरा पूछा है फाइंड, टाइम हो गया ये, अच्छा स्पीड होगी, फिर उसके बाद वर्टिकल, फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस, या इन टाइम t। t टाइम कौन सा है? जब ये यहां पहुंच जाए हॉरिजॉन्टली, तो उस वक्त वर्टिकल क्या होगा? तो ये कुछ ऐसे गया होगा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो स्पीड v पूछी है ये, तो यहां पर ये अगर थीटा बना रहा है एंगल, तो ये तो हो गया vx और ये हो गया vy। तो स्पीड क्या हो जाएगी?
स्पीड जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या होगी, v स्क्वायर एक्स प्लस v स्क्वायर वाई। तो ये एक तरह से काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन बन गया प्रोजेक्टाइल वाला केस। एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व कर लो, वाई को अलग कर लो, तो क्या वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएंगी। अच्छा, जिसमें कोई ये कह सकता है कि भाई ग्रेविटी भी तो है। अच्छा, उसमें ग्रेविटी थी, तो यहां पर क्या है, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी भी है यहां पर, लेकिन जो मेन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है वो क्या है, एक्सेलरेशन ए क्या होगी, एफ अपॉन एम। इसका मास कितना था, एम, तो एफ कितना है, क्यू ई, सॉरी ये ई चार्ज है, तो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी ना, तो ये फोर्स होगी अपॉन एम। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो जी का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए। अब कोई कहे कि भाई इसमें प्लस जी भी करो, तो जी जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू इसकी वैल्यूज में बहुत बहुत कम है, बहुत कम। कैसे, अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31। तो 31 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 29 12 आ जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। अब इसमें 10 की पावर, जहां 12 की बात हो रही है वहां पर 10 की कोई गिनती नहीं। जी की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये बहुत ही कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो जी इज नेग्लेक्टेड। तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, ये। तो अब जी नेग्लेक्ट हो गया, तो अब ये पूरा क्वेश्चन कैसा बन गया, प्रोजेक्टाइल वाला ही। तो इसमें कैसे निकाल लेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल में मोशन लगाते थे, एक्स में अलग सॉल्व कर लेते थे, वाई में अलग, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां भी लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा। अच्छा, तो अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर एक्स एक्सिस में लगाए तो एस एक्स जो पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल करेगा, एस एक्स इज एल, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहां पर स्टार्टिंग में क्या था, यू था, यू थी ना कुछ वेलोसिटी, तो यू इंटू टी प्लस हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 हाफ ए कितना हो गया, 0 टी स्क्वायर। तो यहां से टी कितना आ गया, एल बाय यू। अच्छा, एस एक्स कितना होगा, एस एक्स तो पता ही हमें, एल कवर कर रहा है ये, तो एस एक्स इज यू टी, टी कितना है, एल बाय यू, तो ये एल हो गया। अच्छा, वी अगर पूछे, वी वाई कैसे निकाल लेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू वाई कितनी थी, 0 प्लस ए वाई टी इज ई अपॉन एम, और इंटू टी कितना हो गया, एल बाय यू, तो ये वी वाई आ गई। अच्छा, स्पीड पूछिए, जब ये यहां पहुंच गया तो स्पीड इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। वी एक्स कितना होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए 0 है एक्स में, तो यू कितना है, यू इंटू टी, टी इज एल बाय यू, तो वी एक्स कितना हुआ, यू टी तो करेंगे हाफ, वी एक्स इज यू प्लस एट, सॉरी वी एक्स कितना होगा, u प्लस ए टी है ना फॉर्मूला, तो ए तो 0 है, ए एक्स 0 है यहां, तो सिर्फ u हुआ, तो वी एक्स इज यू ही रहा ये यहां पर, तो वी एक्स तो u आ गया, प्लस वी स्क्वायर वाई कितना होगा, u स्क्वायर वाई, वी स्क्वायर वाई इज u स्क्वायर वाई 0 प्लस 2a, a इज e बाय m, 2as डिस्प्लेसमेंट इन y, sy, तो ये वी वाई आ गया। अच्छा, वी वाई इससे ना निकाल के ऐसे निकाल लो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यू वाई 0 है, ए कितना है, ई बाय एम, और टी अब ये निकाल चुके हैं हम, एल बाय यू, ये आ गया वी वाई, यहां पुट कर दो, वी आ जाएगा। एस वाई भी निकाल लिया, एस वाई कैसे निकाल लेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वाई 0 था, प्लस हाफ ए वाई कितना है, ई बाय एम, और इंटू टी स्क्वायर बोले तो एल बाय यू का स्क्वायर, तो एस वाई भी आ गया, सब सॉल्व हो गया प्रोजेक्टाइल की तरह। अच्छा, और इसका पार्ट हो सकता है कैसे, कि मान लो ऐसे पार्टिकल को यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस बार ऐसे थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तो ये कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखी है, ऐसे,
तो फोर्स कैसे लगेगी इस पे वर्टिकली? जो जी का रोल प्ले कर रहा था वो अब कैसे है? जी इज रिप्लेस बाय ए वाई इज ई बाय एम। फोर्स नीचे लगेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो फोर्स कैसे कितनी लगेगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ना। तो माइनस की वजह से इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगी। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी नीचे की तरफ? ई बाय एम, ये एक्सेलरेशन होगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, क्योंकि जी इज रिप्लेस बाय दिस ए वाई। बस यही तो फर्क पड़ा कि जी का मैग्नीट्यूड की बजाय ए वाई लगेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। वही अपना इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पूछे, इसमें रेंज पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? एच मैक्स कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता था, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो 2g की जगह क्या आ जाएगा? ई। जहां पर भी g था वो इज रिप्लेस बाय ई बाय एम। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा बाय g। तो g को रिप्लेस कर दो इससे। रेंज क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को रिप्लेस कर दो इससे। बाकी सारा फॉर्मूला सेम। अच्छा अभी हमने किया ये अच्छा, इसको अब रिवर्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी क्या किया था कि भाई एक चार्ज क्यू रखा है यहां पर, इस पे फोर्स कितनी लगेगी बाकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में थी, तो वो हमने देखा था कि प्लस क्यू लग रही थी अगर ये प्लस क्यू चार्ज था। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स नहीं लगाएगी। खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती। बाकी एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो ये हमने किया। अच्छा, अब अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूं तो मतलब एफ कितना आ गया था यहां पर? एफ इज इक्वल टू एफ यहां पर कितना लग जाएगा? क्यू ई, ये ई वेक्टर था। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि इस क्यू की वजह से यहां पर फोर्स कितनी लगेगी? तो अब डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है इससे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू हुआ ना। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये पढ़ा है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली हमें? इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 कूलम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों उसको रखेंगे हम? +1 कूलम टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर कोई कहे कि भाई इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आर दूरी पे, तो ये कैसे निकालेंगे? इस चार्ज क्यू की वजह से, बाकियों की नहीं आप कंसिडर कर रहे, इस चार्ज क्यू की वजह से इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ चुकी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो यहां लगेगी, तो एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर +1 कूलम चार्ज रख दो और इस पे फोर्स देखो कितनी लग रही है। कूलम्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज इसके बीच में लगता है। तो यहां पे फोर्स कितनी लगी? कूलम बाय कूलम्स लॉ, के क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लगी ना। और किस डायरेक्शन में लगती है? क्योंकि ये सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो फोर्स कहां लगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। और यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एफ ऑन 1 यूनिट कूलम चार्ज, 1 कूलम +1 कूलम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट ए हमने निकाल ली ऐसे। और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जो फोर्स का है इस पे, ये वाला। अब यहां पर अगर -q होता, ये -q चार्ज की वजह से पूछते, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड +q की, तो ये आ गई। -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो वही फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस पे फोर्स कैसे लगती? मान लो ये +1 है, तो इस पे फोर्स अब इधर हो जाती, तो ये क्या आ जाता? -q इंटू +1 है ये तो, और ये q क्या है? माइनस है, तो यहां माइनस आ गया। तो फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन गई। तो इससे हम क्या एक और रिजल्ट बता सकते हैं
कि अगर यहां पे +1 की जगह मैं 10 कूलम रख दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी इस 10 कूलम चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई इंटू चार्ज, और चार्ज कितना है 10 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है KQ/R², तो Q इंटू ई हो गया। तो ये फोर्स ऑन 10 कूलम भी मिल गया। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट चार्ज पे होती है, तो 10 यूनिट कूलम चार्ज रखा हो तो क्या करेंगे 10 इंटू ई। अच्छा, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मान लो जब चार्जेस रखे होते हैं, अब पता चल गया ना डायरेक्शन क्या आनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। मान लो अभी एक की वजह से निकाली, मान लो 4 रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, स्क्वायर की डायमेंशन में है तब फील्ड क्या आएगी। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।